राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईसीबीएन। इससे हर साल आपकी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे या वेरी शॉर्ट में पूछे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के कॉन्सेप्ट को आज इस छोटे से वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं आईसीबीएम होता क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई, कब और कहाँ की गई। साथ ही ये भी देखेंगे कि किस भाषा में होता है और कितने साल के अंतराल पर होता है, और ये भी देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएम क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आईसीबीएम एक संस्था का नाम है। ठीक है, जैसे हमारा WHO है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो क्या करता है स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उसको पारित करता है ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। ठीक इसी प्रकार से आईसीबीएम, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, अब चलिए समझते हैं। पहले तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल कोड, पहला क्या है इंटरनेशनल, मतलब ये जो संस्था है वो कहाँ है, इंटरनेशनल लेवल पे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मतलब ये जो भी नियम पारित करता है, जितने भी नियम ये देगा वो केवल भारत ही नहीं मानेगा, अपितु अन्य देश, भारत के अतिरिक्त जितने भी संसार के देश हैं वो सब क्या करेंगे, इसके नियम को फॉलो करेंगे। ठीक, बॉटिकल नोमेनक्लेचर ये किससे संबंधित अपने नियम देगा, तो बॉटिकल नोमेनक्लेचर से संबंधित। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी पौधे या जीव का नाम देना ही क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, तो पौधे का नाम रखने के लिए कौन कौन से नियम चाहिए, किस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, वो सब ऑर्गेनाइज करता है आईसीबीएन। अब समझते हैं क्यों आवश्यकता पड़ी। तो मान लीजिए आपने किसी पौधे का नामकरण किया और आप इसे कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो केवल अपने दोस्तों, फैमिली और कॉलेज तक ही पहुंचा सकते हैं। आप कहोगे कि हाँ भाई मैंने एक पौधे का नामकरण किया है, अब से तुम लोग उसे वही कहना है। जैसे तुलसी का मैंने किया है ओसिमम सैंक्टम, तुम लोग तुलसी को ओसिमम सैंक्टम ही कहना, बस यहीं तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूरे देश में पहुंचाना है कि सभी लोग क्या करें, ओसिमम सैंक्टम ही कहे तुलसी को, तो उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए जो क्या करे कि सभी को बताए कि हाँ भाई तुलसी का नाम क्या है, ओसिमम सैंक्टम है। तो इसके लिए आईसीबीएम का संगठन किया गया ताकि वो हमारे जो दिए गए नाम है उसमें जो कमियां हैं उसको सुधारे। अगर वो पूरी तरह से ठीक है तो वो क्या करे कि पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार करे। ठीक, अब समझते हैं आईसीबीएम की खोज किसने की। हम इसे अभी थोड़ी देर में नोट्स के थ्रू आपको प्रॉपर एक मैं नोट्स दे दूंगी ताकि आप आसानी से एग्जाम में लिख सकें। अभी बस समझ लेते हैं ताकि आप कभी भूलो नहीं। तो आईसीबीएम को सबसे पहले एपी डे कंडोले, एपी कंडोले, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ही सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। टैक्सोनॉमी सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि इसे टैक्सोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है, शब्द देने वाला एपी डे कंडोले ही थे। इन्होंने आईसीबीएन को 1867 ईस्वी में पब्लिश किया या फिर इसका संगठन किया। ये संस्था है ना, तो संस्था बनाई। ठीक, तो कब किया, 1867 ईस्वी में। कहाँ किया, तो पेरिस में किया, पेरिस में किया। इसलिए ये जितने भी इसके नियम होते हैं वो कोड के फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में, कोड के फॉर्म में। जैसे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, कोड में बात करते हैं, कहा जाता है ना कोड में बात कर रहे हो क्या, तो वो कोड, तो ये भी क्या करता है, कोड के फॉर्म में अपने जितने भी रूल होता है वो देता है। इसलिए पहला जो कोड है, फर्स्ट कोड, सबसे पहले यहीं पे संगठित हुआ था। तो पहले कोड को हम लोग पेरिस कोड या फिर पेरिस कोड या कैंडोले कोड या कंडोले कोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिस कोड या कंडोले कोड कहते हैं। ये सब आप लिखोगे तो आपको प्लस पॉइंट एग्जाम में मिलेगा, अधिक नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ कोड की बात आई तो ये जो कोड है वो कौन कौन से लैंग्वेज में मिलता है, क्या हिंदी में कोड मिलता है, क्या ये जो नियम देता है वो हिंदी में भी देता है, हिंदी लैंग्वेज में भी। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये केवल 3 लैंग्वेज में ही अपने नियम को पारित करता है ऑफिशियली। कौन कौन सा, या तो इंग्लिश में बोलेगा या फिर फ्रेंच में या फिर जर्मन में। 3 लैंग्वेज में ये क्या करता है, ये अपने कोड को पब्लिश करता है। ठीक, अब कितने साल पर होता है, जैसे हम लोग में चुनाव होता है ना, तो प्रधानमंत्री का चुनाव अलग समय पर कितने समय के अंतराल पर होता है, ठीक उसी प्रकार से आईसीबीएन का जो भी संगठन होता है वो 5 साल के अंतराल पर होता है। हर 5 साल के अंतराल पर अलग अलग जगह
पहली बार में पेरिस में हुआ, तो 18वीं बार में मेलबोर्न में हुआ था। ठीक है, तो हर 5 साल के अंतराल पर इसका संगठन किया जाता है। फिर 2011 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2011 में संगठन जब हुआ, कहाँ हुआ था? मेलबोर्न कोड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आईसीबीएन का नाम चेंज कर दिया गया। आईसीबीएन का नाम हटाकर क्या कर दिया गया? आईसीएन कर दिया गया। आईसीएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ, मैं पहले ही लिख ले रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंगी एंड प्लांटी। क्यों किया गया भाई? क्योंकि जो आईसीबीएन था उसमें केवल प्लांट पे का ही हम लोग नोमेनकल्चर कर सकते थे, लेकिन फिर उन साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई एल्गी और फंगी को कहाँ रखा जाए, तो इसलिए उसने नाम ही चेंज कर दिया, आईसीएन कर दिया। अब जो भी नियम होते हैं, जो भी नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो एल्गी के लिए भी और फंगी के लिए भी करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने एल्गी या फिर फंगी का आविष्कार किया है, तो आपको वो सारे रूल जो मैं अभी बताने वाली हूँ, रूल हो या प्रिंसिपल, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका नाम जो होगा वो वैलिड होगा और पब्लिश्ड होगा। तो आइए इसे एक एक करके हम नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहला है आईसीबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। In first time in 1867, the ICBM was held at Paris for botanical nomenclature and adopted a set of rules formed by डी कंडोले। डी कंडोले ने क्या किया था? बहुत सारे रूलों का एक सेट दे दिया या बनाया। कब? 1867 ईस्वी में पेरिस में बॉटनिकल नोमेनकल्चर के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसे आईसीबीएम कहा जाता है, और उस संस्था में एपी डे कंडोले ने क्या किया? रूल का फॉर्मेशन किया, बहुत सारे रूल बनाए। सो द फर्स्ट कोड इज पेरिस कोड और कंडोले कोड, इसलिए पहले कोड को पेरिस कोड या कंडोले कोड के नाम से भी जाना जाता है। द आईसीबीएन वॉज चेंज टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंगी एंड प्लांट्स अंडर द मेलबोरियन कोड ऑफ 2011। ठीक है, 2011 में क्या हुआ कि आईसीबीएन का नाम चेंज हो गया आईसीएन में, जिसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंगी एंड प्लांट्स। ठीक है, ये क्या था? 18वां इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस द्वारा हेल्ड किया गया था। ये जो संस्था है उसकी जब स्थापना होती है तो वो कौन करता है? तो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस करता है। ये क्या होता है? एक साइंटिस्टों का समूह होता है, वो क्या करता है? हर 5 वर्ष पर इस जो संस्था है आईसीबीएम है उसका नेतृत्व करता है, वही ये सारे रूल बनाते हैं। ठीक है, द ऑफिशियल वर्जन ऑफ द कोड इज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। जो ऑफिशियल वर्जन है इस कोड का वो कौन कौन से लैंग्वेज में है? इंग्लिश में है, नहीं तो फ्रेंच भाषा में है या फिर जर्मन में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन दिस ऑल ऑर्गेनिज्म ट्रेडिशनली ट्रीटेड एज एल्गी, फंगी और प्लांट, वेदर fossils and non-fossils including blue green algae which is known as the cyanobacteria, citrids, oomycetes, slimes, molds and photosynthetic protists with taxonomically related in non-photosynthetic group but excluding microsporangia। माइक्रोस्पोरेंजिया को छोड़कर जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो जिसे हम लोग नीला हरा शैवाल कहते हैं, ठीक है, या हमारा जो फोसिल्स फॉर्म में हो या नॉन फोसिल्स में हो, फोसिल्स मतलब अवशेष के रूप में हो जो मृत हो या फिर जीवित जीव हो, उन सभी के लिए ये रूल क्या करता है? फॉलो करता है। उन सभी के लिए आईसीबीएम अपना अपना नियम पारित करता है। ठीक है, आइए तो अब लास्ट टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएम, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन शॉर्ट में बहुत पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिए प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएम क्या है। जो आईसीबीएम था उसने 6 प्रिंसिपल क्या किए थे? पारित किए थे। कितने? 6। कौन कौन सा? पहला है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट टू जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। उसने कहा कि जो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, जो हम वनस्पतियों का नामकरण करते हैं, वो जीवों के नामकरण से अलग होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। नेमिंग प्लांट इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिमल, ये ना कह रहा है कि पौधे का नाम रखना, जो पौधे का नाम है वो
जंतु और बैक्टीरिया के नाम से अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कि आम को हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब मैंजीफेरा इंडिका जो नाम है वो किसी भी जीव का नहीं हो सकता। कोई ऐसा जीव बताइए, कोई ऐसा एनिमल बताइए जिसका नाम मैंजीफेरा इंडिका हो। क्या आप बता सकते हो? नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है भाई, तो आप बताओगे क्या? तो ये जो नामकरण है ना, पौधे के लिए अलग होता है, जंतुओं के लिए अलग होता है, बैक्टीरिया के लिए अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही जैसा होता, मान लीजिए कि मैंजीफेरा इंडिका शेर को भी कहा जाता, तो भाई कंफ्यूजन हो जाता ना। कोई बोलता कि मैंजीफेरा इंडिका खाते हो, तो आप में कंफ्यूजन हो जाता कि क्या वो कह रहा है कि शेर को खाते हो? नहीं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया? कहा गया कि बॉटिकल नोमेनकल्चर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है जूलॉजिकल नोमेनकल्चर से, मतलब डिफरेंट होता है। अगर पौधे का नाम है तो वो पौधा ही रहेगा और वो नाम जंतु के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। यूज ऑफ टाइप स्पेसमैन, इसमें क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी भी प्लांट का नाम रखते हैं या किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं तो हमारे दिमाग में उसका रेफरेंस जरूर होना चाहिए। मतलब मैंने अभी आम का आपको एग्जांपल दिया, मैंजीफेरा इंडिका, उसको समझते हैं थोड़ा। मैंजीफेरा क्या है? जीनस है और ये क्या है? स्पीसीज है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जीएस से याद रखिएगा कि जो पहला नाम रहेगा वो जीनस होता है और दूसरा क्या होता है? स्पीसीज होता है। जीनस को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्पीसीज को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी बात पे। तो मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा जो लैटिन वर्ड से लिया गया है। जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो अधिकतर लैटिन वर्ड से ही लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं ये आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है आपको। तो मैंजीफेरा का मतलब होता है मैंगो बियरिंग प्लांट। मैंगो बियरिंग प्लांट, ऐसे पौधे जो आम को लिए रहते हैं उसको कहा जाता है मैंजीफेरा। और इंडिका किससे लिया गया है? इंडिया से लिया गया है। सबसे पहले ये इंडिया में ही पाया गया था, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम पड़ गया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा भारत में पाए जाने वाला विशेष प्रजाति का पौधा जो आम को लिए रहता है उसको कहा जाता है मैंगो, इसलिए इसका नाम मैंजीफेरा इंडिका पड़ गया। अब जब मुझे पता चल गया है कि मैंगो मतलब होता है मैंगो बियरिंग प्लांट और इंडिया से लिया गया इसलिए इंडिका, तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? तो मैंगो का है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वर्ड, ये एक सैंपल का काम कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? स्पेसमैन है ये, स्पेसमैन, ठीक है, नमूने का काम कर रहा है। इसी के आधार पर मुझे याद हो जा रहा है कि जो मैंगो का नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। इसीलिए कह रहा है वो नियम कि किसी भी नाम को रखने के लिए जरूरी है कि उसका सैंपल होना चाहिए आपके पास। एवरी प्लांट नेम मस्ट बी लिंक्ड टू अ टाइप स्पेसमैन, किसी स्पेसमैन से वो लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। अ फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट, चाहे वो किसी प्लांट का फिजिकल एग्जाम्पल ही क्यों ना हो। दिस हेल्प अवॉइड कन्फ्यूजन, जो क्या करता है? कन्फ्यूजन को दूर करता है, भ्रांतियों को दूर करता है। एंड प्रोवाइड्स अ रेफरेंस पॉइंट, और हमें एक सहायक पॉइंट देने का काम करता है, सहायता प्रदान करता है ताकि हम उसे याद रख सकें। जैसे अब इंडिका से मुझे याद रहेगा, इंडिया से याद रहेगा इंडिका, ठीक है। तो वो मुझे क्या कर रहा है? कन्फ्यूजन से दूर कर रहा है और साथ में मुझे एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा है ताकि मैं आसानी से उसे याद कर सकूं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके शॉर्ट में जरूर पूछा जाता है। इसमें कहा जाता है कि द अर्लीस्ट वैलिड नेम गिवन टू अ प्लांट इज द करेक्ट वन। जो भी नाम सबसे पहले किसी पौधे का दिया जाएगा वो नाम ही क्या होगा? वैलिड होगा। जैसे कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक उसी तरह पहला जो नाम दिया जाएगा वही वैलिड होगा। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने और आपने दोनों ने मिलकर किसी पौधे का नाम दिया, मान लीजिए हमने पोटैटो का ही नाम दिया, ठीक है, आलू का नाम दिया सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता चल गया कि सोलेनम ट्यूबरोसम, मैंने सारा स्टडी किया, उसका एनालाइज किया, तब मुझे पता चला कि सोलेनम ट्यूबरोसम, मैंने एक नाम लिख दिया कि भाई सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। और मुझे पहले से पता है कि ये जब हम किसी भी नाम को पब्लिश करते हैं तो ICBM के पास भेजते हैं, वो जांच वोच करता है, अपने नियम पर बैठाता है, अगर सही होगा तो वैलिड होगा, ठीक है। तो मैंने तुरंत ही जाकर ICBM को दे दिया, ठीक। और ICBM को देने के बाद से वो जांच अपना शुरू कर दिया कि क्या ये मैंने जो नाम दिया वो सही है कि नहीं। तब तक आप क्या कर रहे हो कि आप अब स्टडी कर रहे हो
और मेरे देने के 1 से 2 दिन बाद आप भी उस निष्कर्ष पर निकल गए कि हाँ भाई उसका नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होगा, ठीक, या कोई और नाम आपने याद रख लिया, ठीक है। फिर आपको भी पता चला कि आईसीबीएन को देना पड़ता है, तो आप भी क्या करोगे कि आईसीबीएन के पास ले जाओगे और दे दोगे, वो भी आपका जांच करेगा। लेकिन अगर मेरा वाला सही था, हर जो रूल है जितने भी ये आपके प्रिंसिपल है उस पर वैलिड हो रहा है, मैंने उसका सैंपल भी दिया है, वो किसी एनिमल के नाम से रिलेट नहीं करता है, ये सारे जो रूल है वो फॉलो हो रहे हैं, तो मेरा नाम क्या होगा, सबसे पहले वैलिड होगा। चाहे आपका सही हो या गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने सबसे पहले दिया और सही दिया है तो मेरा सबसे पहले पब्लिश होगा, ठीक है। यही कहता है प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। प्रियोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता देना, तो जो सबसे पहले देगा उसी की प्राथमिकता होगी। इसके लिए आप दूसरा भी डिफिनीशन लिख सकते हो, इट मीन्स दैट नेम विच इज गिव इन फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इज करेक्ट और वैलिड, ठीक है। जो नाम सबसे पहले दिया जाएगा वही नाम क्या होगा, करेक्ट होगा या फिर वैलिड होगा। दिस अवॉइड मल्टीपल नेम फॉर द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के लिए बहुत सारे नाम देने से ये बचाव करने का काम करता है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। हम कल इसको और अच्छे से समझने वाले हैं क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ आईसीबीएन। ये क्या था, ये है केवल प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन, लेकिन वो रहेगा रूल्स ऑफ आईसीबीएन, ठीक है। अगला है ओनली वन करेक्ट नेम। किसी भी पौधे का केवल एक ही करेक्ट नेम होता है। जैसे हमारा जो आलू है उसको सोलेनम ट्यूबरोसम ही कहते हैं, कोई और नाम नहीं होता है। तुलसी है ओसिमम सैंक्टम ही कहते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ईच प्लांट कैन हैव ओनली वन करेक्ट साइंटिफिक नेम विच इज द अर्लीस्ट वैलिड ऑन अनलेस इट्स चेंज बाय स्पेशल रूल। प्रत्येक पौधे के पास केवल उसका एक ही सही साइंटिफिक नाम होता है। अगर बाद में चलकर कोई नया नाम रखा जाएगा तो उसके लिए अलग रूल भी होने चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन और लैटिनाइज्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपने साइंटिफिक नाम दिया हो वो लैटिन वर्ड में हो, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में हो, ठीक। तो नेम्स आर रिटन इन लैटिन और मेड टू लुक लैटिन टू कीप इट इंटरनेशनल। तभी जाकर वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या होगा, वैलिड होगा। क्यों लैटिन? क्योंकि जो लैटिन भाषा है वो मृत भाषा है, अब उसका कोई प्रयोग नहीं करता है। मतलब क्या हुआ कि अब उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो सकता। इंग्लिश में बहुत सारा बदलाव हो रहा है क्योंकि भाई लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन लैटिन भाषा का कोई प्रयोग नहीं करता है। इसीलिए इस हर जो साइंटिफिक नेम होता है वो लैटिन भाषा में ही दिया जाता है। रूल्स आर रेट्रोएक्टिव। जो रूल्स होते हैं वो रेट्रोएक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो द रूल्स अप्लाई टू ऑल नेम्स इवन दोज पब्लिश्ड बिफोर द रूल्स वर मेड अनलेस स्टेट्स अदरवाइज। कह रहा है कि जो रूल होता है वो प्रत्येक नाम पर अप्लाई होगा, चाहे वो नाम पहले का ही क्यों ना हो। आईसीबीएन के जो संस्था है उसके संगठन से पहले भी हो, अगर कोई नाम दिया गया होगा तो ये जो नियम है उस पर भी लागू होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और आपने समझा होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाऊं और एक इजी नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप इतना भी लिखते हो अपने एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ आईसीबीएम और उसके साथ देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो डोंट मिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।